नमस्कार। आज हम बच्चों के साहित्य के एक बहुत ही जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। सोचकर देखिए, एक वक्त था जब बेड टाइम स्टोरी सिर्फ कविताओं जैसी एक काल्पनिक दुनिया की होती थी। और आज ये बिल्कुल डिजिटल और हाइपर कैटेगराइज्ड यानी अत्यधिक वर्गीकृत हो चुकी हैं। तो चलिए कहानियों की इस दिलचस्प दुनिया के इस बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ओ बेस्ट बिलवर्ड। रुडयार्ड किपलिंग के इन आइकॉनिक शब्दों को सुनते ही कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना जैसे अचानक कोई पुरानी मायावी दुनिया सामने आ गई हो। दशकों से इन्हीं शब्दों ने बचपन की कल्पना को एक नया आकार दिया है। शुरुआत में कहानियों का मुख्य मकसद बस बच्चों को अपने शब्दों के इन्हीं लयबद्ध जाल में बांधे रखना होता था। और सच कहूं तो इन शब्दों का वो जादू आज भी पूरी तरह बरकरार है। अगर हम इस विषय को थोड़ा औपचारिक रूप से देखें तो विकिपीडिया कहता है कि बच्चों का साहित्य उन कहानियों, किताबों या कविताओं को कहते हैं जो खास उन्हीं के लिए लिखी जाती हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? बात यह है कि मुख्य श्रोता तो आज भी वही छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन कहानियों को सुनाने का तरीका, इनकी रीच और इनके विषयों की गहराई पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह से बदल चुकी है। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक जस्ट सो स्टोरीज का ये क्लासिक लाल कवर देखिए। ये पुस्तक उन पुरानी कहानियों की परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी किताब ने सच में आधुनिक बचपन की कल्पना की नींव रखी थी। और सबसे खास बात जानते हैं, इसके चित्र खुद लेखक ने बनाए थे, जो इसको और भी आकर्षक बनाता है। ये वही किताब है जिसमें दुनिया के बिल्कुल शुरुआती जीवों का बड़ा ही प्यारा और अनोखा वर्णन मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि इन क्लासिक कहानियों में ऐसी क्या खास बात थी जो इन्हें इतना अमर बनाती हैं। दरअसल इनका अंदाज बड़ा ही मजाकिया और काल्पनिक होता था। इनमें इंटरनल राइम्स यानी आंतरिक तुकबंदी का कमाल का उपयोग होता था। और हाँ, इन्हें शांत होकर अकेले पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जोर से बोलकर पढ़ने के लिए बनाया गया था। ये कहानियां अक्सर टाइम ऑफ वेरी बिगिनिंग्स यानी दुनिया के बिल्कुल शुरुआती काल में सेट होती थीं। मोर देन ओरिएंटल स्प्लेंडर जैसे भारी भरकम और लयात्मक शब्द खास इसलिए चुने जाते थे ताकि सुनने वाला बच्चा बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाए। ये सच में शब्दों का एक नाटकीय जादू था। इस जादू का एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। यहाँ हाउ द व्हेल गॉट हिज थ्रोट नाम की कहानी का पन्ना है। ध्यान दीजिए कि टेक्स्ट को कितने कलात्मक और प्लेफुल तरीके से सजाया गया है। कहानी में एक विशालकाय व्हेल समुद्र की हर एक मछली, केकड़े और ईल को खा जाती है, जब तक कि सिर्फ एक छोटी पर बहुत ही चतुर स्ट्यूट फिश नहीं बच जाती। चित्र और कहानी का ये मेल उस समय के बच्चों के दिमाग पर एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक असर छोड़ता था। और इस कहानी का अगला किस्सा और भी दिलचस्प है। कहानी आगे बढ़ती है एक जहाज टूटने के बाद बचे हुए एक नाविक यानी मैरिनर तक। इसे इन्फिनिट रिसोर्स एंड सगैसिटी वाला व्यक्ति बताया गया है, मतलब एक बेहद समझदार इंसान। जब वो विशालकाय व्हेल उस नाविक और उसके छोटे से राफ्ट को निगलने लगती है तो वो घबराता नहीं है। व्हेल के पेट के अंदर जाकर वो नाचता है, कूदता है और अपनी नीली कैनवस पैंट, सस्पेंडर्स और चाकू का इस्तेमाल करके व्हेल के गले में एक जाली फंसा देता है। यह निगलने वाला पल थोड़ा नाटकीय और डरावना जरूर लगता है, पर यह अपनी समझदारी और चतुराई से मुसीबत से निकलने की एक बेहतरीन सीख थी। लेकिन वक्त के साथ साहित्य कैसे विकसित हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ एक सीधी तुलना है। एक तरफ उन पुरानी कहानियों की भोली कल्पनाएं थीं, जहां सवाल होते थे कि गेंद की खाल ऐसी कैसी बनी या ऊंट की पीठ ऐसी क्यों है। और दूसरी तरफ आज की आधुनिक कहानियों की व्यावहारिकता है। आज कहानियों को साइबर सेफ्टी और कोडिंग जैसे मॉडर्न टैग्स दिए जाते हैं। जहां पहले प्रकृति और जानवरों की शुरुआत को एक अनोखे अंदाज में समझाया जाता था, वहीं आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बच्चों को इंटरनेट की चुनौतियों और रोजमर्रा की वास्तविकताओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव है। इस आधुनिक बदलाव को और अच्छे से समझने के लिए स्टोरी बेरीज जैसे एक मॉडर्न डिजिटल स्टोरी बुक प्लेटफॉर्म पर नजर डालते हैं। आज तकनीक की मदद से कहानियों को बिल्कुल सटीक उम्र के मुताबिक बांटा गया है, चाहे वो 0 से 3 साल हो, 4 से 6 साल या 7 से 12 साल। यही नहीं, पढ़ने का समय भी पहले से तय किया जा सकता है। 5 मिनट की छोटी कहानी चाहिए या 20 मिनट की लंबी कहानी। फॉर्मेट्स भी अलग अलग हैं, जैसे पिक्चर बुक्स से लेकर कॉमिक्स तक। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की रुचि का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें डायनासोर्स पसंद हों या फिर स्टेम विषय, विकल्प बिल्कुल अनंत हैं। तो आज के वक्त में सोने से पहले एक बिल्कुल सही कहानी खोजने का ये स्ट्रक्चर्ड तरीका आखिर काम कैसे करता है?
ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, सबसे पहले उम्र चुनिए, मान लीजिए 4 से 6 साल। दूसरा स्टेप, एक समय सीमा तय कीजिए, जैसे सिर्फ 5 मिनट की कहानी, ताकि सोने का रूटीन ना बिगड़े। और तीसरा स्टेप, बच्चे की किसी करंट इंटरेस्ट या उस दिन की किसी छोटी सी परेशानी को चुनिए, जैसे वॉबली टीथ यानी हिलते हुए दांत। ये प्रणाली इतनी सटीक है कि बच्चा अपने विकास के जिस पड़ाव पर है उसके लिए ठीक वैसी ही एक परफेक्ट कहानी चुनी जा सकती है। और ये चीज़ बड़ा ही बेहतरीन ढंग से ध्यान दिलाती है कि आज की कहानियां सिर्फ सोते समय सुनने वाला आम मनोरंजन नहीं रह गई हैं। ये बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास का एक पूरा टूलकिट बन चुकी हैं। इन विषयों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ इंटरनल इमोशनल टॉपिक्स हैं, जैसे सहानुभूति, साहस और आत्मविश्वास। दूसरी तरफ एक्सटर्नल सामाजिक विषय हैं, जैसे अजनबियों से खतरा, आस पड़ोस का समुदाय या यहाँ तक कि माता पिता का अलग होना जैसी जटिल आधुनिक परेशानियाँ। ये किताबें इन मुश्किल विषयों पर सीधे और सकारात्मक ढंग से बात करती हैं, ताकि बच्चों के डर और उनके सवालों को आसानी से हल किया जा सके। अब एक दिलचस्प तुलना करके देखते हैं। द कैमल्स हम जैसी एक पारंपरिक पुरानी कहानी के जादू से लेकर आज की कोडी कैट मीट्स लूप द ड्रैगन जैसी कहानियों के डिजिटल एडवेंचर्स तक, ये विषयों और सीखने के ढंग में एक बहुत बड़ी छलांग है। एक वक्त था जब जानवरों के शरीर की बनावट को काल्पनिक किस्से से जोड़ा जाता था, और आज आधुनिक कहानियों में एक बिल्ली और एक ड्रैगन आपस में मिलकर कंप्यूटर कोडिंग के एक ग्लिच को ठीक करते हैं। ये सफ़र साफ तौर पर हमारी बदलती हुई दुनिया और आज के बच्चों की नई ज़रूरतों का एक बिल्कुल सटीक आईना है। तो पूरे विश्लेषण का मुख्य सार क्या है? भले ही वक्त के साथ कहानियों के विषय व्हेल के गले से बदलकर अब स्टेम, रिफ्यूजीज और कोडिंग तक आ गए हैं, लेकिन एक बुनियादी बात बिल्कुल नहीं बदली। बच्चों को आराम देना, उन्हें हंसाना और नैतिक सीख देने का जो मूल उद्देश्य था, वो आज भी वही है और उतना ही खूबसूरत है। एक तरफ शब्दों का पुराना जादू था, तो आज परेशानियों को सुलझाने वाली व्यवहारिकता है। यह सब एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो बचपन की इन शुरुआती यादों को सच में आकार देती हैं? और आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में बच्चों को कौन सी कहानियां सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है? ये एक ऐसी सोच है जो हम सबको और अधिक गौर करने पर मजबूर करती है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।